थी CSR का और डोनेशन इन काइंड के बारे में। अब हम चलते हैं अगले सत्र में FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वैसे तो जो यहाँ भारत में इनकम होती है, जो भी रकम आती है या सौगात आती है, उसके बारे में बहुत से नियम कानून है ना। मुझे एक बात याद आती है, जानकी दादी जी हमेशा कहते हैं सच्चाई, सफाई और सफल करने पर जोर देते थे हमेशा। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है ना, सच्ची दिल रखो, साफ दिल रखो, बड़ी दिल रखो तो सफलता साथी है ना। तो इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि अगर हम अकाउंट्स भी साफ रखें, सच्चा रखें, एक्यूरेट रखें और टाइम पे रखें तो सफलता हमारे साथी है ना। अब जो हम 3 दिन की ये रिट्रीट रखी है, तो उसमें भी ललित भाई जी के गाइडेंस में हम सब भाई बहनों का यही प्रयास है कि आपको सच्चा अकाउंट्स कैसे रखें, एक्यूरेट कैसे रखें और बाकी टाइम पे रखना वो तो आप सब कर ही रहे हैं। अगर ये सब ठीक से है तो फिर सफलता तो हमारे साथ है ही। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आप सबको अकाउंट्स, जो भारी अकाउंट्स हम समझते हैं, उसको सहज कर आप सबके सामने रखने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कई बार होता है कि भाई बहनें कुछ रकम हमें देना चाहते हैं। कई बार होता है विदेश में भाई बहनें रहते हैं, या हमारे जो स्टूडेंट्स है क्लास में आते हैं, कोई माता आती है समझो, उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स कोई विदेश में रहते हैं, वो सहयोग देना चाहते हैं। कई बार होता है कि भाई बहनें स्टूडेंट है अपने 2 साल 3 साल के लिए विदेश में उनकी नौकरी लग गई, तो वहाँ वो ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से वो कोई रकम देना चाहते हैं। कई बार होता है भाई बहनें घूमने गए हैं 1 महीना 2 महीना या लंबे समय के लिए फॉरेन से, और वहाँ से कोई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, है ना। तो किसको फॉरेन से आई हुई रकम किसको कहा जाता है, पहले तो ये हमें समझना ज़रूरी है। कुछ स्टैट्यूटरी नियम है, जैसे भारत में जो रकम मिलती है उसके कुछ नियम कानून है, उससे भी ज़्यादा कड़े हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन से जो रकम आती है उनके नियम कानून और भी सख्त हैं। तो उसके लिए आगे हम देखते जाएंगे क्या क्या हम नियमों का पालन करना होता है। तो पहले हम सबसे पहले देखें फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है। तो केवल कोई व्यक्ति अगर फॉरेन से पैसे दे रहा है, चाहे फॉरेन करेंसी में है, समझो कोई भाई अमेरिका से भेज रहे हैं, डॉलर में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है वो उसका भी मापदंड है। कहीं से भी कोई भेजते हैं तो पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना है, उनका पासपोर्ट की कॉपी मंगवानी है। चाहे वो रुपीज़ में दे रहे हैं, चाहे कोई फॉरेन करेंसी में, डॉलर में दे रहे हैं, पाउंड में, वो महत्व का नहीं है। वो कहाँ से दे रहे हैं वो भी महत्व का नहीं है, लेकिन वो जो व्यक्ति या कंपनी दे रही है उनकी आइडेंटिटी वो महत्व की है, कि उनकी क्या आइडेंटिटी है, उनकी सिटीजनशिप क्या है। समझो कोई व्यक्ति दे रहा है तो हमें उनकी पासपोर्ट की कॉपी मंगवानी है सबसे पहले। तो उसमें उनकी नेशनलिटी लिखी हुई होती है, हर एक को तो पता ही होगा, पासपोर्ट में हर एक व्यक्ति की नेशनलिटी लिखी हुई होती है। अगर वो भारतीय है, इंडियन सिटीज़न है, तो हम अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इंडियन सिटीज़न के अलावा किसी और भी कोई भी देश का वो नागरिक है तो वो फॉरेन सिटीज़न कहा जाएगा। और वो व्यक्ति अगर देना चाहते हैं हमें सहयोग, तो हम अपने जनरल जो अपने अकाउंट खुले हुए संस्था के उसमें नहीं ले सकते। ये हमें एक जो क्राइटेरिया है वो ध्यान में रखना है। उसमें उनका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ नहीं, हमें केवल उनका पासपोर्ट देखना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे वो रुपीज़ में भी दे रहा है, रुपये में भी दे रहा है, अपने इंडिया में अकाउंट है उसमें से भी दे रहा है, लेकिन अगर वो फॉरेन सिटीज़न है तो वो फॉरेन सिटीज़न फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही दे सकते हैं, और वो हमारे नॉर्मल अकाउंट में हम नहीं ले सकते।
ये फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा। अभी फॉरेन सोर्स मतलब व्यक्ति के, ये जो एक है सोर्स, एक क्राइटेरिया मैंने बताया, ये ज़्यादातर हमारे लिए लागू होता है। बाकी और भी है फॉरेन सोर्स किसे कहा जाता है, जैसे कोई फॉरेन की कंपनी दे रही है हमें, फॉरेन की गवर्नमेंट, जैसे यहाँ की गवर्नमेंट एमएलए हमें देती है सहयोग, वो हम ब्रह्मा कुमारी छोड़ के बाकी संस्था में लेते हैं, लेकिन कोई फॉरेन की गवर्नमेंट हमें देना चाहती है तो उसको फॉरेन सोर्स कहेंगे। वैसे कुछ क्राइटेरिया है, वो नियम लागू होते हैं। कोई एजेंसी है फॉरेन की, कोई और कंपनी है, जो भी फॉरेन के, जहाँ जन्म उन फॉरेन में हुआ है वो फॉरेन नागरिक होता है या फॉरेन कंपनी होती है, वो हमें सहयोग देते हैं तो हम नॉर्मल अकाउंट, वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है और नहीं लेना है। बाकी बातों में हम नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादातर लागू नहीं होती है, इसलिए। अच्छा, अभी फॉरेन करेंसी का जो भी डोनेशन है उसका हम हमारे कुछ, ये तो हुआ सरकार का नियम, और कुछ हमारे अपने संस्था के भी नियम है। जैसे अगर हमें पता चला, समझो कि वो फॉरेन सिटीज़न है और हमें पैसा रकम सहयोग देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले तो हमें पासपोर्ट की कॉपी आपको भेजनी है ललित भाई जी को, और पहले तो परमिशन लेना है कि भाई कौन सी संस्था में, वो फिर बताएंगे भाई जी जैसे कौन सी संस्था में लेना है, किस लिए लेना है। समझो हम कोई ज़मीन मकान ले रहे हैं या लंबे समय तक हमारे पास वो फॉरेन से डोनेशन आने वाला है, तो भले हम उसके लिए भी अलग नियम है कि अलग अकाउंट खोलना है। जैसे हम सुन रहे हैं 2 दिन से कॉर्पस के लिए अभी जो सरकार कह रही है कि नया अकाउंट, अलग ही अकाउंट खुलवाना है, तो फॉरेन एफसीआरए के लिए तो ये नियम पहले से है ही कि जो भी डोनेशन फॉरेन का आएगा वो अपने नॉर्मल अकाउंट में नहीं आना है, तो फिर कहाँ आएगा वो, तो उसके लिए अलग अकाउंट खुलवाना होता है। उसका नियम ये है पहले कि जो रकम आएगी, हम समझो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट है, उसमें कोई देना चाहते हैं तो वो भी हम भले अलग अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसको यूटिलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, फॉरेन यूटिलाइजेशन अकाउंट। उसमें भले हम रकम ले सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं ले सकते। जो एफसीआरए एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो उसका संचालन करती है, तो उनके नियम अनुसार अभी 1 साल पहले ही नियम परिवर्तन हुआ है, 1 साल 2 साल पहले, कि पहले कोई भी बैंक में हम एक होता है डेजिग्नेटेड अकाउंट, जो भी फॉरेन से रकम आएगी वो एक अकाउंट में ही आएगी, उसको डेजिग्नेटेड अकाउंट कहते हैं। पहले वो अकाउंट हम कोई भी बैंक में खोल सकते थे, लेकिन सरकार ने वो भी नियम परिवर्तन किया और वो केवल अब वो चाहते एक ही अकाउंट में आए। एसबीआई जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर एक उन्होंने अकाउंट, वो बैंक जो ब्रांच है उसी ब्रांच में हमको अकाउंट खुलवाना है। तो पहले हमारे जो भी अकाउंट थे वो सब हमने, वो तो रहेगा भले, लेकिन वहाँ भी एक नया अकाउंट खुलवा कर वो एक ही अकाउंट में विदेश से जो भी सहयोग आएगा उसी अकाउंट में जमा होगा। उस अकाउंट से फिर हम जो यूटिलाइजेशन ओपन करेंगे, उस अकाउंट, डेजिग्नेटेड अकाउंट से यूटिलाइजेशन अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो भाई बहनें अगर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम अपने, भले हमारे पास एफसीआर अकाउंट है, आपने अगर खुलवाया है तो भी उस अकाउंट में नहीं लेना है। पहले आएगा वो दिल्ली में डेजिग्नेटेड अकाउंट में, फिर वहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे अगर आपने यूटिलाइजेशन अकाउंट खुलवाया है तो उसमें। अभी बात आती है रकम तो आ गई, फिर उसको भी खर्च करना है, तो उसको हम कॉर्पस मानेंगे या नहीं। सबसे बड़ा तो अभी सवाल हमारे सामने यही है कि जो भी रकम आती है क्या हम उसको कॉर्पस माने या ना माने, है ना। तो ये तो फिर जैसे हमको खुद ही डिसाइड करना है। अगर आपको उसी साल में खर्च करेंगे तो फिर कॉर्पस लेटर नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि ज़मीन मकान के लिए ही है या हमको उसको फिक्स रखना है, वैसे तो हम फिक्स रखने के लिए तो नहीं मंगाते, अगर ज़मीन मकान के लिए हम ले रहे तो भले कॉर्पस लेटर उनसे ले सकते हैं। बाकी कलेक्शन बॉक्स है, रेगुलर अपना जो अकाउंट है, मैगज़ीन के रिलेटेड है, बाकी कोई भी अकाउंट है उसमें एफसी के रिलेटेड कोई भी कारोबार हम नहीं कर सकते। एक नियम ये भी है कि जैसे अब
बाकी सबका भी सुन रहे हैं, है ना। तो वैसे जैसे CSR का है उसका भी अलग से रखते हैं हम, जैसे हमने अभी ये फैसिलिटी दी है कनेक्ट वन में कि वो टिक करना है, हमें हर एक एंट्री में CSR का टिक करना है। वैसे ही FCRA की रकम अगर हम मिलती है उसके रिलेटेड हम कोई एंट्री करते हैं कनेक्ट वन में, तो उसके लिए भी हमने FCR रिलेटेड टिक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमें टिक ज़रूर करना है। ये क्यों करना है टिक हमें? ताकि एक नियम ये भी है कि FCRA से जो भी रकम मिली है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन करनी है हमें। अब हम अलग तो रख नहीं रहे हैं, तो हमने एक ये रास्ता निकाला कि जो एंट्री हम करेंगे उसी में हम टिक करते हैं अगर, तो उसकी रिपोर्ट अलग से निकलती है, क्योंकि सरकार को हमें अलग FCRA का बैलेंस शीट अलग से फाइल करना होता है। जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न हम फाइल करते हैं वैसे FCRA का अलग से हमें भरना होता है रिटर्न, तो इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको अलग से रखने होते हैं। अब बात आती है, कारोबार तो हो गया, हमने ठीक से किया, रकम आ भी गई, हमने उसको खर्च कर भी लिया, फिर कनेक्ट वन में एंट्री कैसे करेंगे? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है। वैसे रूटीन में हम आया और खर्च कर दिया वो तो ठीक है, पर कुछ नियम कानून जो FCRA के रिलेटेड है कि आप जिसके लिए भी खर्च करते हो, समझो मैंने FC की रकम से मैंने एक गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी यूज़ कर ली मैंने, 8 साल 10 साल हो गए, अब मैं समझो उस गाड़ी को बेच रही हूँ, तो एक ये हमको ध्यान में रखना है कि FC के एसेट्स जो भी है, चाहे वो फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, AC है, जो भी, वैसे तो हम चाहेंगे कि उस FC की रकम को हम इस एसेट्स में खर्च ना करें, लेकिन समझो हमने ले लिया है, समझो हमने गाड़ी ली है, अगर हम उस एसेट को बेचते हैं जब भी, तो उससे मिली हुई जो रकम है वो हमको FC अकाउंट में, FC डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही जमा करनी है। नॉर्मल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कुछ करने ही नहीं है। फॉरेन के रिलेटेड जो भी एसेट्स है उसका जो भी हम करेंगे वो FC अकाउंट में ही जाएगा, वो भी अपने पास जो यूटिलाइजेशन अकाउंट है उसमें नहीं, उसको डायरेक्ट डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही जमा करना है। समझो मैंने 10 लाख की गाड़ी ली है, उसमें से 6 लाख फॉरेन का फंड से, 4 लाख कम पड़ रहे थे तो मैंने नॉर्मल अपने जो है उसमें जोड़ के 10 लाख की गाड़ी ले ली। अब वो गाड़ी आप सेल कर रहे हो तो क्या होगा? पूरी रकम तो है नहीं फॉरेन की। हाँ, ये सब कारोबार करना होगा। समझो 10 लाख की गाड़ी मैंने 1 लाख में बेची, अब उसमें से 60% ही FC का है, बाकी 40% तो नॉर्मल हमारा पैसा है, तो पूरी रकम नहीं जाएगी। उसके लिए भी फिर हमको जो एंट्री की है हमने उसको स्प्लिट करना है, उसमें से जो FC का रिलेटेड रकम है उतनी ही रकम पहले तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो रकम जो आएगी वो रकम का चेक हम लेंगे जिसको भी बेची, तो वो एक चेक से तो होगा नहीं, उसके लिए भी हमें 2 चेक लेने पड़ेंगे। फिर FC रिलेटेड जो चेक है वो डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाएगा, बाकी का चेक नॉर्मल अकाउंट में जाएगा। ये सब कारोबार करने बहुत ही टिपिकल कारोबार है, तो इसलिए हम जो भी FC रिलेटेड कारोबार ट्रांजैक्शंस करेंगे उसको ध्यानपूर्वक और समझकर करना होगा। समझो मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मैं कोई लिफ्ट लगवा रही हूँ, तो इस साल में तो पूरा नहीं हुआ, अगले साल में भी वो होगा कैरी फॉरवर्ड, तो उसको क्या करना है, उसके लिए भी टिक करना है, कैसे करना है, क्या, उन सब डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा कारोबार है। वो इसके लिए भी एक FC का अलग से हमने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम में, तो उसमें हम डे टू डे सर्कुलर्स भी भेजते हैं, जो भी चेंजेस होती है कनेक्ट वन में एंट्री कैसे करनी है, क्या करना है, वो सब उसमें हम सबको समझाते रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि TDS रिलेटेड जो भी कारोबार होता है, समझो हमने ठेकेदार को पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया FC अकाउंट से, तो उसमें अगर हम TDS काटेंगे तो ध्यान ये रखना है कि TDS की रकम जो काटेंगे हम,
और फिर जो भी यूनिट है जहाँ हमको भेजना है टीडीएस, वो यूनिट में जब हम भेजेंगे तो वो टीडीएस की रकम हम एफसी अकाउंट से नहीं भेजेंगे। 1,00,000 रुपये में समझो 1,000 टीडीएस काटा हमने, तो 99,000 आप भले एफसी से पेमेंट करें, बिल उस अनुसार लें हम, और टीडीएस की रकम है वो नॉर्मल अकाउंट से हमको भेजनी है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ज़मीन मकान कोई ले रहे हैं, समझो हमने 60 लाख की कोई ज़मीन ले रहे हैं, है ना, तो उसके लिए भी हमको टीडीएस काटना होगा, क्योंकि वो 50 लाख से ज़्यादा है। वो भी हम देखेंगे आगे के सेशन में। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई टीडीएस है तो उसको भले हम एफसी अकाउंट से ही पेमेंट करें। बाकी कुछ बातें ये हैं कि समझो हमने, जैसे नॉर्मल कारोबार में भी हम करते हैं कि जैसे हमने एडवांस दिया है एफसी अकाउंट से, समझो हमारा कारोबार भवन निर्माण का कारोबार चल रहा है, हम एफसी अकाउंट से 10 लाख रुपया एडवांस दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस एंट्री के बाद उसमें भी हमको टिक करना होगा। जहाँ तक हो सके एडवांस ना रखे, मार्च पूरा होने से पहले ही जितनी रकम हम पेमेंट करते हैं ठेकेदार को, तो उसका बिल अवश्य ले लेवे। अगर कारोबार पूरा नहीं हुआ है तो रनिंग बिल ज़रूर ले लेवे उनसे, और खर्चे की एंट्री करें हम। ये एक बात हम ध्यान में रखें, क्योंकि एडवांस दिया है, फिर समझो अगला पेमेंट करना है हमें, पूरे समझो 20 लाख की लिफ्ट हम लगवा रहे हैं, 10 लाख हमने एडवांस दिया है इस साल, अगली बार जब हम पेमेंट करेंगे उसी पार्टी को, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो एफसी अकाउंट से हुआ है तो उसी अकाउंट से हम पेमेंट करें। अगर उतनी रकम नहीं है या उससे पेमेंट नहीं होता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो सामान ले रहे हैं अगर, तो उनसे बिल भी अलग अलग लेना है हमें। समझो हमने 20 लाख का स्टील खरीदा है, 10 लाख हमने एडवांस दिया एफसी अकाउंट से, बाकी का 10 लाख हम नॉर्मल अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो और एक ही बिल ले रहे हैं पार्टी से, तो ये नहीं चलेगा। एफसी अकाउंट से जो भी हम पेमेंट करते हैं उतनी रकम का बिल अलग लेना होगा हमें। बाकी नॉर्मल अकाउंट से अगर कर रहे हैं तो उसका भी बिल अलग लेना होगा। शॉर्ट में यही है कि हमको एफसी का अकाउंट्स कारोबार अलग ही रखना है, उसको हमारे नॉर्मल कारोबार से मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है हमें। और समझो हमने एडवांस दिया और किसी कारण से पैसे ज़्यादा दिए, या वो कॉन्ट्रैक्ट दिया या कारोबार कैंसिल हुआ, समझो अगर रिफंड आता है रकम, 10 लाख पेमेंट किया, अगर वो 10 कहेगा, उसने बिल 9 लाख का ही बनाया, तो 1 लाख वो हमें वापस करेगा। तो जब वो रकम वापस करते हैं पार्टी, तभी भी हमें ध्यान रखना है और उस एफसी अकाउंट में ही लेना है, नॉर्मल अकाउंट में हमको उस रकम को वापस नहीं लेना है। ये सब बातें एफसी के रिलेटेड हमको, जैसे वो अलग ही है कारोबार, उस अनुसार ही हमें करना है, नॉर्मल अपने ट्रांजैक्शन से उसको मिक्स नहीं करना है। एफसी में जो भी हम खर्चा करते हैं, तो ये हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम जो भी अपने नॉर्मल रेवेन्यू खर्चे होते हैं, जैसे किसी प्रोग्राम के लिए किया, जैसे रेगुलर हमारे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, टेलीफोन का है, कोई नॉर्मल अपने मकान का रिपेयर्स का है, तो ये रेवेन्यू खर्चा हम सबसे पहले करें, ताकि वो उसी साल में उसका खर्च माना जाए, आगे उसका कोई एसेट या कुछ कैरी फॉरवर्ड ना हो। वो होने के बाद फिर हम चाहेंगे कि उसको, समझो ज़मीन मकान या भवन निर्माण के लिए हम खर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करें, और उसमें भी केवल मटेरियल के लिए दे। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने से भी टीडीएस की बात आएगी, उसमें बहुत कुछ एंट्री करना, ये करना, वो सब बातें आएगी। तो सबसे पहले रेवेन्यू के लिए खर्चा करें, प्रोग्राम्स के लिए करना है तो पहले वो करें, वो नहीं है तो रेगुलर हमारा रेवेन्यू जो भी खर्चा है उसके लिए करें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन या कैपिटल मटेरियल के लिए करें। फिर भी अगर उसके बाद बावजूद करना है तो फिर मूवेबल एसेट के लिए समझो हम करना पड़े तो ही, वरना हम मूवेबल एसेट के लिए मना करते हैं कि कोई भी एसी कूलर फ्रिज गाड़ी वगैरह एफसी
के पैसे से नहीं खरीदी करें। क्यों, वो पहले ही बता दिया, ताकि उसका रिकॉर्ड रखना पड़े, जब वो बेचेंगे उसका फिर क्या करना, रकम कहाँ ट्रांसफ़र करनी, वो सब बातें आती हैं, इसलिए इसका हम ध्यान रखें। एक नियम ये भी है कि एफसी में हमको कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। जैसे नॉर्मल में भी लिमिट है कि 10,000 से ज़्यादा कैश का कारोबार नहीं करना है, तो फॉरेन का भी जो भी पैसा आता है पहले तो वो बैंक में ही आएगा, वैसे तो आएगा ही नहीं, लेकिन उस बैंक से हमको कैश निकालना भी नहीं है खर्च करने के लिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। वैसे उसकी लिमिट है, दिन में एक दिन का 2,000 से ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन हम उसको अवॉइड ही करते हैं। कैश में कोई कारोबार फॉरेन पैसों का करना ही नहीं है हमें, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक मुख्य बात ये है कि समझो हमारे नॉर्मल अकाउंट में कई बार भाई बहनें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना, और हमें पता ही नहीं चलता किसने भेजा। तो एफसी अकाउंट में भी ऐसा हो सकता है, किसी भाई बहनों के पास अकाउंट नंबर है और उन्होंने भेज दिया, तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि हमें किसी को भी अपना एफसीआरए का यूटिलाइजेशन अकाउंट का नंबर देना ही नहीं है, गलती से भी नहीं देना है। इसीलिए जब आप उस बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म भरते हैं और हम रिजोल्यूशन भेजते हैं यहाँ से मधुबन से, उसके साथ हम उस अकाउंट को क्रेडिट, मतलब उसमें जो पैसे आने हैं उसको फ्रीज कर देना, उसका लेटर भी हम भेजते हैं साथ में। वो एक बैंक को इंस्ट्रक्शन होती है कि क्रेडिट फ्रीज कर दो, जब तक हम नहीं कहेंगे उसमें कोई रकम कोई भी व्यक्ति या कहीं से भी उसमें रकम आ नहीं सकती, केवल हम खर्च कर सकते हैं। तो वो एक लेटर भी हम देते हैं बैंक में। समझो आपको खर्च करने के लिए, आप खर्च कर रहे हैं या आपको पैसे आए हैं और हम मधुबन से भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको बैंक में अपने लेटरहेड पर रिक्वेस्ट राइटिंग में देनी होगी कि आज हमारे उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने हैं, तो आज इतने 1 घंटे या 2 घंटे कुछ समय के लिए उस अकाउंट को लॉक जो किया है, फ्रीज किया है, उसको ओपन कर दे। उस दौरान समझो रकम ट्रांसफ़र हो रही है रकम, उस दौरान समझो किसी को आपने नंबर दिया और किसी ने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन समझो हो गया है तो उसको अननोन, जैसे हम कहते हैं अननोन डोनेशन, तो वो अननोन डोनेशन माना जाएगा और उस रकम को हम अपने अकाउंट्स में नहीं ले सकते। ये बहुत ही सख्त नियम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का कि उसमें कोई भी अननोन डोनेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम यूज़ कर ही नहीं सकते, वो हमें बैंक को वापस करना होगा। वैसे ये यूटिलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता है, जनरली जो डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है हमारा जो दिल्ली में है, उसमें कई बार होते हैं कि भाई बहनें रकम ट्रांसफ़र, कोई भी रकम ट्रांसफ़र करते हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अलग से नियम बने हुए हैं, भले उसकी अभी हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो सब यहाँ मधुबन से ही मैनेज होता है। तो एफसीआरए का जो है फॉरेन से जो भी रकम मिलती है हमें, उसको भी हमें ध्यान से और जिस लक्ष्य से हम कर रहे हैं उसी के लिए हमको यूज़ करना है, जहाँ तक हो सके उसी वर्ष में हम खर्च करें। समझो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा और अगले साल 1 साल 2 साल चले तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बहनें दे रहे हैं तो वो हम रकम लाकर उस अकाउंट में रख दें और उसको सफल ना करें, ये भी ना हो, इसका ध्यान रखें। बाकी जो एफसीआर के नियम है उस अनुसार जो हम डेजिग्नेटेड अकाउंट ओपन करते हैं वो तो एक ही बार होता है, भले यूटिलाइजेशन अकाउंट जितने भी खुलते हैं पूरे वर्ष में, जब भी खुलते हैं, समझो आज हमने किसी ने रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे पैसे आने वाले हैं विदेश से, तो हम उनको यहाँ से अकाउंट खुल के देते हैं। जितने भी यूटिलाइजेशन अकाउंट खुलते हैं हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 15 दिन के अंदर उनको इन्फॉर्म करना होता है कि भाई हमारा ये नया अकाउंट ओपन हुआ है। हर एक बात जो होती है यहाँ, छोटी से छोटी बात हमको इन्फॉर्म करनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, इतने सख्त है एफसीआरए के नियम। हर उसका रिटर्न वैसे 31 दिसंबर को भरा जाता है, उसका अलग से, जैसे बताया पहले, ऑडिट रिपोर्ट भी अलग होती है, उसका रिटर्न भी अलग भरा जाता है।
और वैसे जैसे हमारी इनकम टैक्स में है वैसे ही ये नियम FCR में पहले शुरू से है कि हर 5 साल में उसका रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना होता है, उसका ऑडिट भी आता है कई बार। तो ये सब मतलब नियम कानून इतने सख्त हो रहे हैं कि आप बिल्कुल हिल नहीं सकते बिना इन्फॉर्म किए। आपने ज़रा भी आगे पीछे किया, नियम कानून से ज़रा भी बाहर हुए तो वो नियम का उल्लंघन माना जाता है। और हमको जो भी कारोबार करना है वो नियम अनुसार ही करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो FCRA के लिए भी हम एक क्वेश्चन डाल रहे हैं ग्रुप में, उसका भी आप सब जवाब देंगे। तो आशा है आप सबको डोनेशन के बारे में, चाहे वो CSR हो, चाहे सौगात में मिला हो, चाहे फॉरेन से आ रहा हो, विदेश से सहयोग हो, जानकारी सब क्लियर हो गई होगी। और जैसे हम कहते हैं, पहले भी कहा वैसे, क्लियर अकाउंट्स, क्लीन अकाउंट्स और समय पर हम एक्यूरेट अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम हमारी आदरणीय मानसी दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, साधारण शब्दों में समझाया कि डोनेशन इन काइंड, CSR डोनेशन और FCRA से रिलेटेड डोनेशन। तो आप सभी की जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भाई बहनें हैं, बहुत बहुत इसके पीछे मेहनत है कि बहुत टिपिकल वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज टिपिकल होती, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मगर उसको आप लोगों ने समझा और हमारे लिए एक मक्खन के रूप में निकाल करके दिया है। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी सभी से अनुरोध है कि प्रस्थान करने से पहले सुन लें, 4 बजे से पहले पहले आप सभी को यहाँ ही पुनः आना है। तो 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, इसके बाद भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ओम शांति।